हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ये जो है चैप्टर 2 है हिस्ट्री बुक से, ग्रेड 8 की। सबसे पहले देखते हैं लेट्स रिकॉल। इसमें दिए गए हैं आपको मैच द फॉलोइंग विद फिल इन द ब्लैंक्स। मैच द फॉलोइंग में बताते हैं आपको जो करेक्ट आंसर्स वो। दीवानी, दीवानी का मतलब हुआ अधिकार जिसमें आप लैंड से संबंधित इनकम को कलेक्ट कर सकते हैं, तो दीवानी का है राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहते थे? टीपू सुल्तान को। फौजदारी अदालत क्रिमिनल कोर्ट कहलाता है। रानी चेन्नम्मा वो थी जिन्होंने एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चलाया किट्टूर में, और सिपाही उसको सिपॉय बोलते हैं। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स। जो ब्रिटिश ने कॉन्क्वेस्ट करी बंगाल की, उसकी शुरुआत किससे हुई थी? बैटल ऑफ प्लासी से। हैदर अली और टीपू सुल्तान कहां के रूलर्स थे? मैसूर के। डलहौजी ने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया था। और मराठा किंगडम्स मेनली कहां लोकेटेड थे? जो साउथ वेस्टर्न पार्ट था इंडिया का, वहां पर। अब आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। आपको रीजन भी दिए गए हैं ताकि आप जान सके कि ये क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। जो मुगल एम्पायर थी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई 18th सेंचुरी में। ये बात फॉल्स है, क्योंकि जो मुगल एम्पायर थी उसका जो गोल्डन पीरियड रहा वो तब तक रहा जब तक अकबर का जमाना था, यानी कि मिड 16th सेंचुरी से लेके स्टार्टिंग तक 17th सेंचुरी के अकबर का टाइम पीरियड था, और ये गोल्डन पीरियड माना गया। तो हम ये कह सकते हैं कि मुगल जो थे वो काफी स्ट्रॉन्ग थे अकबर के टाइम पर, और जब तक औरंगजेब बड़े हुए तब तक। लेकिन 18th सेंचुरी की शुरुआत से ही मुगल एम्पायर जो है डिक्लाइन करनी शुरू हो। दूसरा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या अकेली यूरोपियन कंपनी थी जो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही थी? ये आंसर भी फॉल्स है। वजह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले ही इंडिया जो है उसका ट्रेडिंग चल रही थी पोर्तुगीज के साथ, डच के और फ्रेंच के साथ। महाराजा रणजीत सिंह क्या रूलर थे पंजाब के? हाँ, ये बात ट्रू है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े अफगान्स के साथ और उनको हराकर खुद जो है वो महाराजा पंजाब के बन गए। जो ब्रिटिशर्स थे क्या उन्होंने कुछ भी ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं किया एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में, के जो अंदर चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं करे टेरिटरीज के अंदर जिनको उन्होंने कॉन्कर किया? तो ये बात फॉल्स है। इसलिए क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा चेंजेस किए थे। सबसे पहले तो उन्होंने जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी उनको 3 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में, जिसको कहा गया प्रेसिडेंसी। हर एक को रूल कौन कर रहा था? गवर्नर। और जो सुप्रीम हेड थे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के वो थे गवर्नर जनरल। अब आता है लेट्स डिस्कस, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि क्या चीज ऐसी थी जो अट्रैक्ट कर रही थी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को इंडिया की? तो सबसे पहले जो डिमांड थी बहुत ही फाइन क्वालिटीज जो कॉटन और सिल्क की इंडिया में जो प्रोड्यूस होता था, इसके अलावा साथ साथ जो पेपर, क्लोव्स, कार्डमम या सिनेमन, इस तरह के जो मसाले थे, इनकी डिमांड यूरोपियन में बहुत ज्यादा थी। इसलिए यूरोपियन कंपनीज चाहती थी कि इंडिया के साथ ट्रेड किया जाए। दूसरा ये था कि वो ये यहाँ पर आकर चीजों को सस्ते दामों पर खरीदे और फिर अपने वापस यूरोप में ले जाए और वहां जाकर ऊंचे दामों पर बेच दे। अगला क्वेश्चन है कौन कौन से ऐसे एरियाज थे कॉन्फ्लिक्ट के जो बंगाल नवाब्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में थे? तो सबसे पहले बंगाल नवाब्स की तरफ से क्या था कि उन्होंने कंपनी को कंसेशंस देने से मना कर दिया। बहुत ज्यादा बड़े बड़े ट्रिब्यूट्स यानी गिफ्ट्स वगैरह डिमांड करते थे कि अगर कंपनी को ट्रेड करने का अधिकार चाहिए। उन्होंने उनको कोई भी सिक्के गढ़ने से मना कर दिया। अपना जो किलेबंदी कर रहे थे उसको बढ़ाने से मना कर दिया, रोक दिया गया। यहाँ तक कि उन्होंने क्या कहते हैं बंगाल गवर्नमेंट का जो इनकम है, जो रेवेन्यू है, उसको खाली कर देने का भी एक तरह से इल्जाम ईस्ट इंडिया कंपनी को लगाया। और यहाँ लास्ट में उन्होंने ये कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब वो जो है नवाब्स के ऊपर ओवर पावर हो रही है, जिसकी वजह से नवाब्स की खुद की अथॉरिटी है वो कम हो रही है। वही दूसरी तरफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब उसका ये कहना था कि जो लोकल ऑफिशियल्स हैं उनकी जो डिमांड्स है वो बहुत ज्यादा अनफेयर है, अनजस्ट है, जिसकी वजह से कंपनी के ट्रेड को नुकसान हो रहा है। दूसरा, जो ड्यूटीज लगाई गई है ट्रेड के लिए वो उनको क्या कहते हैं रोकना होगा, मतलब उनको खत्म करना होगा। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना थोड़ा सा भी क्या कहते हैं ट्रेड बढ़ाना है तो उसके लिए उसको अपने सेटलमेंट्स को बड़ा करना होगा, गांव खरीदने होंगे और फोर्ट्स जो है दोबारा बनवाने होंगे। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे एक तरह से मतभेद बन गए नवाब्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। फिर अगला क्वेश्चन है कि कैसे जो दीवानी मिली ईस्ट इंडिया कंपनी को उससे उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ।
तो जो दीवानी मिली, यानी दीवानी का मतलब अभी हमने पहले पढ़ा था कि अधिकार की जो भी लैंड की इनकम है उसको एक तरह से यूज करने का अधिकार मिल गया। तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फायदा हुआ कि कंपनी जो है अब बहुत सारे जो बड़े बड़े इनकम रिसोर्सेज थे बंगाल के उनको यूज करने लग गई। जो अभी तक क्या कहते हैं आउटफ्लो होता था गोल्ड और सिल्वर का, जिसको कंपनी यहाँ पर लेके आती थी ताकि इंडिया में चीजें खरीद सके, वो उन्होंने बंद कर दिया। अब जो इंडिया से इनकम हो रही थी उसी से ही कंपनी के खर्चे फाइनेंस किए जा रहे थे, उसी इनकम का इस्तेमाल किया जा रहा था कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल को परचेज करने के लिए इंडिया के अंदर, और साथ ही साथ कंपनी के जो ट्रूप्स हैं उनको मेंटेन करना, या जो भी कंपनी के फोर्ट्स हैं ऑफिसेज हैं कैलकाटा में उनको जो बनवाने की कीमत है वो सब अब इन्हीं पैसों से करी जा रही थी। फिर है सिस्टम ऑफ सब्सिडायरी अलायंस। क्या होता है? जो सिस्टम है सब्सिडायरी अलायंस का, उसका मतलब ये है कि इंडियन रूलर्स को अलाउ नहीं था कि वो अपनी खुद की आर्म्ड फोर्सेस रख सके। उनको जो है प्रोटेक्शन कौन देगा? कंपनी। लेकिन अब क्योंकि ये प्रोटेक्शन दे रही है इसलिए इनको सब्सिडायरी फोर्सेस के लिए पे करना पड़ेगा ताकि कंपनी जो है उसको मेंटेन कर सके आर्मी को, तो और जब भी जरूरत हो तो प्रोटेक्शन के लिए काम आ सके। बाई चांस अगर इंडियन रूलर्स जो है उनका पेमेंट देने में फेल हो गए, विफल हो गए, तो कुछ हिस्सा उनकी टेरिटरी का जो है वो पेनल्टी के तौर पर उनसे ले लिया जाएगा। ये थे सिस्टम सब्सिडायरी अलायंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन था कंपनी का वो डिफरेंट था जो इंडियन रूलर्स रूल करते थे उनसे। सबसे पहले तो ब्रिटिश टेरिटरीज जो है उन्होंने डिवाइड कर दिया उनको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, जिसको नाम दिया उन्होंने प्रेसिडेंसीज। तो मेनली 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। हर एक को एक गवर्नर रूल करता था, और जो सुप्रीम हेड होता था एडमिनिस्ट्रेशन का वो कौन था? गवर्नर जनरल। जबकि जब इंडियन रूलर्स रूल करते थे तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सुप्रीम हेड जो है वो नवाब होते थे या फिर किंग होते थे। जस्टिस के केस में भी देखा जाए तो उन्होंने उनको काफी चेंजेस लाए। मॉडर्न जुडिशरी जो है मतलब वो कैसे करी जाने लगी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स बना दी गए, एक क्रिमिनल कोर्ट था और एक सिविल कोर्ट। यानी क्रिमिनल कोर्ट आपका फौजदारी अदालत हो गया, सिविल कोर्ट आपका दीवानी अदालत हो गया। जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे अब वो सिविल कोर्ट्स के मतलब जो भी हेड्स मीटिंग्स होती थी उसके ऊपर बैठते थे, जबकि जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे ब्रिटिशर्स के वो अभी भी उसमें काजी और मुफ्ती। जो इनका रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का, उसमें एक नया सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी स्टैब्लिशमेंट हुई, जबकि जो कोर्ट ऑफ अपील था जो सदर निजामत अदालत था उसको भी गठन किया गया कैलकाटा पे। जो मेन फिगर होती थी इंडियन डिस्ट्रिक्ट में ब्रिटिश रूल के अंडर वो थी कलेक्टर, और उसका काम क्या होता था? रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्सेस कलेक्ट करना और लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको डिस्ट्रिक्ट में मेंटेन करना। कलेक्टर को जो है असिस्ट कौन कौन करता था? जज, पुलिस ऑफिसर और दरोगा। तो एक तरह से कलेक्टर ने जो है पहले जो बहुत सारे होल्डर्स होते थे अथॉरिटी के उनको रिप्लेस कर दिया और एक कलेक्टोरेट जो है वो आ गई। फिर आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे चेंजेस हुए जो इंडियन कहते हैं कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी आर्मी के कॉम्पोजिशन में उन्होंने जो है चेंजेस किए। सबसे पहले क्या था कि पहले जैसे ट्रेडिशन चला आ रहा था उसी के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी जो है जो पीजेंट्स होते हैं उनको अपनी आर्मी में रिक्रूट कर लिया, जिसको उन्होंने बोल दिया सिपॉय आर्मी। जो कैवेलरी की जरूरत होती थी कंपनी आर्मी के लिए वो जो है एक तरह से कम, उसमें कमी आने लग गई क्योंकि चेंजेस आने लग गए थे। जो टेक्नोलॉजी थी अब लड़ाई लड़ने की उसमें जो हथियार यूज होते थे उसमें बदलाव होने लग गया 1820 से। जो सोल्जर्स थे ब्रिटिश एम्पायर के जो लड़ रहे थे बर्मा, अफगानिस्तान और इजिप्ट में, उनके पास मेनली क्या था? मस्केट्स या मैचलॉक्स। और जो फिर क्या हुआ अब ऐसे में जो है उनकी जो आर्मी थी वो उतना ज्यादा एडवांस नहीं थी, तो इसलिए सोल्जर्स जो कंपनी आर्मी के थे अब उनको ट्रेन किया गया कि वो चैलेंजेस फेस कर सके मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स और स्किल्स के हिसाब से। साथ ही साथ जो उनकी इन्फेंट्री रेजिमेंट्स थी वो भी जो है अब ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लग गई। शुरुआत में 19वीं सेंचुरी के ब्रिटिश ने जो है एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर जो है उसको डेवलप करना शुरू किया। सोल्जर्स जो है उनको यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग दी जाने लग गई, एक उनकी ड्रिल करी जाती थी, डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता था ताकि उनकी जो लाइफ थी उसको काफी और बेटर किया जा सके जिससे जैसे वो पहले थी। अब ये आपका एक क्वेश्चन है, लेट्स डू। जब ब्रिटिशर्स ने कॉन्क्वेस्ट कर लिया बंगाल को तो कैलकाटा जो है एक छोटे गांव से एक बड़ा शहर बन गया। आपको बताना है कि कल्चर, आर्किटेक्चर और जो लाइफ थी यूरोपियंस और इंडियंस की उस सिटी के दौरान कॉलोनियल पीरियड की वो कैसी थी।
कैलकाटा जो है कॉलोनियल पीरियड के दौरान मेन सेंटर था एडमिनिस्ट्रेशन। एक पोर्ट था जहां पर बहुत सारे यूरोपियंस रहते थे। अब यूरोपियंस कहाँ रहते थे? बहुत ही वेल सर्विस्ड एरिया में उनके बंगलो होते थे, क्लब्स होते थे, वहां उनको वाटर सप्लाई होती थी, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज फैसिलिटी, सब कुछ था। लेकिन जो इंडियंस थे वो रहते थे अनप्लैन्ड में, बहुत ही कंजेस्टेड एरियाज में, जहां इन सब सहूलियतों की बहुत ज्यादा कमी थी। बाद में जो कैलकाटा का शहर है ये जो है यूरोपियन टाउन से एक तरह से दिखाई देने लग गए, ज्यादा से ज्यादा यूरोपियन टाउन दिखाई देने लग गए, और साउथ और साउथ वेस्ट जो पार्ले स्ट्रीट थी वो जो है काफी ज्यादा बढ़ गई। कैलकाटा एक कल्चरल सिटी के तौर पर जो है डेवलप होने लग गया। ड्रामा है, ग्रुप थिएटर्स है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, रिलीजियस है या सोशल फेस्टिवल्स जो है ये इसकी कल्चरल हेरिटेज को बढ़ा रहे। बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे कुछ प्रोमिनेंट पोएट्स थे कॉलोनियल एज के। तो कैलकाटा जो है वो अपनी क्विजीन यानी कि खाने के लिए भी जाना जाता था। राइस और मच्छर झोल जिसे फिश करी कहते हैं, रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी रोटी, ये सब जो है यहाँ के बहुत फेमस डिश है। कॉलोनियल पीरियड के दौरान कलकत्ता में जो है बहुत सारे ग्रैंड एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलते हैं आर्किटेक्चर के। यहाँ पर आपको गोथिक, रोमन, ओरिएंटल और इंडो इस्लामिक मोटिव्स जो है वो बिल्डिंग्स में दिखाई दी। इसके अलावा इंडियन म्यूजियम, विक्टोरिया मेमोरियल, नेशनल लाइब्रेरी जो इंडिया की है, ये जो एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर 11th क्वेश्चन है कि आपको पिक्चर्स, स्टोरीज या पोएम्स कलेक्ट करनी है और कोई भी इंफॉर्मेशन किसी एक के बारे में, चाहे रानी ऑफ झांसी हो, महाराजा सिंधिया हो, हैदर अली, महाराजा रणजीत सिंह, लॉर्ड डलहौजी, किसी के बारे में भी आपको बताना है। तो हम लोग बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की। इनकी शादी हुई थी गंगाधर राव नेवालकर से, जो कि राजा थे झांसी के। इनके लड़के की डेथ हो गई थी जब उसकी मतलब पैदा हुआ, उसके कुछ महीनों बाद ही इनके लड़के की डेथ हो गई। तो उन्होंने गंगाधर राव का जो कजिन था उसके लड़के को अडॉप्ट कर लिया। अब जब किंग की डेथ हो गई तो उनका जो अडॉप्टेड सन था दामोदर राव, वो बेसिकली उत्तराधिकारी था। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने जो है मना कर दिया कि वो जो है उसको झांसी के उत्तराधिकारी के तौर पर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, और उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया। तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी उन्होंने कहा कि हम जो है ब्रिटिशर्स की जो डोमिनेंस है उसे झांसी पर चलने नहीं देंगे। उन्होंने जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उसमें तात्या तोपे और नाना साहेब के सपोर्ट से एक तरह से बगावत करी। काफी ब्रेवली वो लड़ी अपने लड़के के साथ, उन्होंने उसको अपने पीठ पे बांध रखा था। लेकिन 1858 में जो है उनकी डेथ हो गई। लक्ष्मीबाई जो है एक बहुत ही अनयूजुअल वुमेन थी अपने टाइम की। बचपन से ही काफी बहादुर थी, उनको काफी स्किल्स थी, नॉलेज थी सोल्जर एक होने की, और आखिरी मोमेंट तक जो है उन्होंने डिफीट जो है एक तरह से ब्रिटिश रूल के खिलाफ नहीं एक्सेप्ट करी। जब उनकी डेथ हो गई तो वो ये नहीं चाहती थी कि उनको जो है ब्रिटिशर्स कैप्चर करें और उनको ऐसे मतलब क्रिमिनेट किया जाए जैसा वो खुद चाहती। यहाँ पर एक पोएम दी गई है जो उनकी ब्रेवरी की बताती है कि सिंहासन उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तारी थी, बूढ़े भारत में आई फिर नई जवानी थी, गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर्स। अब अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के लिए बढ़ते हैं अगले वीडियो। बाय।